सभी को नमस्कार दोस्तों। हमारे इस साल के आखिरी और इस तरह के रहस्यमय वीडियो की शुरुआत में बात यह है कि मुझे एक समीक्षा के लिए मिला है, बिना किसी संकोच के कहूँ तो नई पीढ़ी का क्रांतिकारी मॉड्यूलर मिनी पीसी। लेकिन यहाँ हम सभी सामान्य कंप्यूटरों को असेंबल और अलग कर रहे हैं, लेकिन हम मिनी पीसी इकाइयों के बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं और फिर भी प्रौद्योगिकियां एक जगह पर नहीं टिकती हैं। तो चलिए हम तुरंत शब्दों से काम पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह मॉड्यूलर मिनी पीसी क्या है और वास्तव में इस छोटे से सहायक की रोजमर्रा की जिंदगी में किसे जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले ही कहना चाहूंगा कि यह कंप्यूटर निश्चित रूप से हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन सामान्य ज्ञान के लिए मुझे लगता है कि इसे देखना सभी के लिए दिलचस्प होगा। तो मैंने आखिरकार मुख्य बॉक्स की अनपैकिंग कर ली। इसे दोस्तों ने सच में अच्छे से पैक किया था और अंदर हमें दो और छोटे बॉक्स मिलते हैं, जिनमें से एक है खुद मिनी पीसी और दूसरा उसके संभावित मॉड्यूल में से एक है। और मुझे लगता है कि अनपैकिंग को निश्चित रूप से मिनी पीसी से शुरू करना अधिक तार्किक होगा और इसे कहा जाता है, वैसे मैं कहना भूल गया, खडस माइंड, जो अनुवाद में खडस का दिमाग बन जाता है। और यह है वह ज्ञान। यह तुरंत स्पष्ट है कि इस कंप्यूटर के आकार इतने छोटे हैं कि यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इसके अंदर वास्तव में इसका सारा हार्डवेयर समाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर का हार्डवेयर वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि सामान्य पीसी के आधुनिक मानकों के अनुसार भी। लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम पैकेजिंग के बारे में और बात करते हैं। और पैकेज में हमें लगभग वही सब कुछ मिलता है जो एक आधुनिक स्मार्टफोन में होता है, यानी उपयोगकर्ता गाइड और वारंटी कार्ड, 65 वॉट का एक शक्तिशाली पावर एडाप्टर और एक सफेद टाइप सी केबल जो उच्च गुणवत्ता की बुनाई में है, जो मुझे बहुत याद दिलाता है एक बहुत ही लोकप्रिय फोन के बॉक्स से निकाले गए केबल की। तो इस पर सब कुछ है और अब हम अतिरिक्त मॉड्यूल की अनपैकिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर मैंने सब कुछ सही समझा है तो मुझे इस सेट के लिए सबसे साधारण मॉड्यूल में से एक भेजा गया है, ताकि यह समझ सकें कि यह सब कैसे काम करता है। यह मॉड्यूल मूल रूप से एक हब के रूप में कार्य करता है, यानी हमें बहुत सारे अतिरिक्त पोर्ट और एक अंतर्निहित स्पीकर मिलते हैं, जो इसके आकार को देखते हुए बहुत ही अप्रत्याशित है। लेकिन हम इस सब के बारे में थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे। तो अब हम अपने छोटे दोस्त के बाहरी रूप की समीक्षा पर जा सकते हैं और तुरंत ही हम देख सकते हैं कि सामने की पैनल पर एक पावर बटन है। सारा केस उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक से बना है, जिसमें मैट फिनिश है जो फिसलने और उंगलियों के निशान बनने से रोकता है। दाएं और बाएं किनारे पर केस में सक्रिय शीतलन के लिए एयर इनलेट्स हैं। तो पीछे सभी आवश्यक कनेक्टर्स हैं, यानी दो यूएसबी पोर्ट्स परिधीय उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए, एक HDMI पोर्ट मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए और साथ ही कुछ टाइप सी कनेक्टर्स, जिनमें से एक में आप पावर केबल कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके आकार के बारे में थोड़े और शब्द। दृश्यता के लिए आप देख सकते हैं कि खदास माइंड मैकबुक प्रो के बगल में कैसा दिखता है। ये केवल A4 आकार के कागज के एक चौथाई हिस्से के बराबर है और इसका वजन केवल 435 ग्राम है। और एक उदाहरण के लिए मैं इसके बगल में iPhone 14 रखूंगा और आप देख सकते हैं कि ऊंचाई में वे समान हैं। इसमें हमारा मिनी पीसी केवल आईफोन से 2 गुना मोटा है। ईमानदारी से कहूं तो ये सभी आकार मुझे हैरान कर देते हैं। और चूंकि मैं इस कंप्यूटर का उपयोग लगभग 1 महीने से कर रहा हूं, मैं निश्चितता से कह सकता हूं कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसने मुझे कई बार ऑफिस में काम करने के लिए बचाया है। तो हमने मुख्य पीसी के बारे में बात की, अब हमें अतिरिक्त मॉड्यूल पर नजर डालनी है। रुको, ये सब कैसे कनेक्ट होता है? और जैसा कि पता चला, पीसी के निचले हिस्से पर रबर की कैप के नीचे एक विशेष कनेक्टर था जिसे माइंड लिंक कहा जाता है। और यह किसी सामान्य PCI एक्सप्रेस कनेक्टर की तरह दिखता है, लेकिन नहीं, यह एक प्रोप्राइटरी कनेक्टर है और इसी की मदद से हमारे पीसी के सभी मॉड्यूल कनेक्ट होते हैं। और विशेष रूप से हमारा मॉड्यूल माइंड डॉक कहलाता है और इस तरह यह सब एक दूसरे से खुशी खुशी कनेक्ट होता है, दोनों तरफ शक्तिशाली मैग्नेट्स की मदद से। और अब आखिरकार हमें एक अतिरिक्त क्षमता मिलती है, जो कि कुछ साउंड स्पीकर के रूप में है, जिसमें एक ऐसी सुखद घुमाने वाली नॉब है, एक अतिरिक्त USB कनेक्टर AUX कनेक्टर हेडफोन्स के लिए और एक कार्ड रीडर मेमोरी कार्ड के लिए है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये तो केवल हमारे मॉड्यूल के सामने का हिस्सा है, और अगर आप पीछे से देखें तो यहाँ सच में सब कुछ है। एक उच्च गति वाला LAN पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और एक अतिरिक्त टाइप C पावर के लिए है। इसके अलावा वैसे यहाँ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। कुल मिलाकर इसमें मेरे डेस्कटॉप PC से भी ज्यादा मजेदार चीजें हैं। तो अब समय आ गया है कि हम इसे सब कनेक्ट करें और टेस्ट करना शुरू करें। ये पूरा सिस्टम पहली बार में ही चालू हो गया। बोर्ड पर पहले से ही Windows 11 होम स्थापित था। मैंने कंप्यूटर को एक सामान्य घरेलू पीसी की तरह जल्दी से सेटअप कर लिया और मैंने सबसे पहले एक सामान्य उपयोगकर्ता के आधारभूत परीक्षणों से शुरुआत की। बिल्कुल, हमारे कंप्यूटर को गूगल क्रोम में लाखों टैब से कोई डर नहीं है और यहाँ तक कि 4K और 8K वीडियो एक साथ चलाने में भी इसे कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए 4K वीडियो के संपादन की शुरुआत करते हैं। लेकिन रुकिए, मेरे सभी 4K वीडियो मेरे SSD पर हैं और मैं ये सब जल्दी से कंप्यूटर में कैसे डाल सकता हूँ? तो ये रहा आपका जवाब। कोशिका के निचले हिस्से में माइंड लिंक पोर्ट के अलावा एक छोटी सी ढक्कन भी है, जिसके नीचे 2230 आकार के छोटे SSD के लिए M2 पोर्ट है। लेकिन मैंने तो तय किया था कि जहाँ 1930 है वहाँ
T280 भी आनी चाहिए। और हाँ, मैं सही था, सब कुछ ठीक से काम करने लगा। ये बहुत सुविधाजनक नहीं था, लेकिन मैंने फाइलें डालने में सफल रहा, तो अंत में मैंने 4K में बिना किसी समस्या के संपादन किया। और मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर इसके साथ बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। मुझे संपादन के दौरान कोई समस्या नहीं हुई। और मैं ये भी कहूँगा कि नए साल में आने वाले अगले वीडियो में से एक इस कंप्यूटर पर संपादित किया जाएगा। आगे हम निश्चित रूप से गेम्स में परीक्षणों पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम कंप्यूटर से निकलने वाले शोर और इसके स्पीकर के बारे में बात करेंगे। हम दूसरे से शुरू करेंगे। स्पीकर के मामले में उनके आकार को देखते हुए सब कुछ ठीक है। यहाँ कुछ बांस के बारे में कहना निश्चित रूप से संभव नहीं है, लेकिन ध्वनि के स्तर के मामले में सब कुछ बहुत अच्छा है। इसमें बटन को दबाने पर यह म्यूट की तरह काम करता है, यानी आवाज बंद कर देता है। और अंत में कंप्यूटर के तनाव परीक्षणों के दौरान अधिकतम शोर। यह निश्चित रूप से लोड के तहत सुना जा सकता है, लेकिन स्थिर पीसी के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमारा मिनी पीसी स्वाभाविक रूप से बहुत शांत काम करता है। तो आखिरकार आप इंतजार कर चुके हैं, हम गेम्स में परीक्षणों की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस कंप्यूटर के लिए एक अच्छा ग्राफिक्स मॉड्यूल है जिसमें RTX 4060 है, जिसमें पूरे 16 गीगाबाइट की वीडियो मेमोरी है। और निश्चित रूप से मैं इस मॉड्यूल का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह मुझे नहीं भेजा गया। तो हम जैसे हैं वैसे ही परीक्षण करेंगे ईरिश ग्राफिक्स पर। मुझे लगता है कि आप सभी समझते हैं कि यह बस एक अंतर्निहित ग्राफिक्स कोर है, इसीलिए हम इससे कोई चमत्कार नहीं उम्मीद कर सकते। और अगर ये बस गेम्स को चलाता है और वे 60 FPS और उससे ऊपर चलते हैं तो ये पहले से ही अच्छा है। और हम टैंकों से परीक्षण शुरू करते हैं। ग्राफिक्स प्रीसेट को FHD पर रखा, मध्यम उच्च सेटिंग्स। इसमें प्रोसेसर से कोई थ्रॉटलिंग नहीं हो रही है। तापमान 80 से ऊपर नहीं जाता, जो कि अच्छा है। और मूल रूप से यह कंप्यूटर इस खेल के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ तक कि 50-66 FPS भी दे रहा है। इसीलिए अगर ग्राफिक्स को कम किया जाए तो हम यहाँ तक कि 100 भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान भी FPS नहीं गिरता है और सब कुछ काफी स्थिर बना रहता है। तो कहा जा सकता है कि उसने टैंक में परीक्षण पास कर लिया है और ऑफिस में फुर्सत के समय में इसमें खेला जा सकता है। अब हम थोड़ी अधिक भारी गेम GTA V में जाते हैं। ग्राफिक्स सेटिंग्स का प्रीसेट लगभग ऐसा ही है, मध्यम उच्च फुल HD। और यहाँ वास्तव में ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कभी कभी ये 60 फ्रेम देता है और कभी कभी 60, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये 60 से कम नहीं है और कुल मिलाकर खेलना बहुत स्थिर है। GTA RP में शायद खेलना मुश्किल होगा, लेकिन GTA 5 में कोई समस्या नहीं है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि प्रोसेसर अपनी क्षमता का केवल 30-40% ही इस्तेमाल कर रहा है और इसे स्पष्ट रूप से एक अच्छे ग्राफिक्स कार्ड की कमी है। लेकिन अंत में मैं CS2 में गया और यहाँ स्थिति स्पष्ट रूप से अस्पष्ट है। यहाँ तक कि कम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर FPS 40 से 50 के बीच है, जो मेरे लिए इस खेल के लिए बहुत असुविधाजनक है। इसलिए मैंने परीक्षण को आगे नहीं बढ़ाया। और इस पल पर हम अपनी समीक्षा समाप्त करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कोडास्माइन एक आदर्श मिनी पीसी है उन लोगों के लिए जो स्थिर नहीं बैठते। मुझे यकीन है कि इस पीसी को उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो कंटेंट के साथ काम करते हैं। हाँ, और यहाँ तक कि एक सामान्य ऑफिस के व्यक्ति के लिए भी ऐसा मिनी पीसी होना बहुत सुविधाजनक होगा और समय समय पर हल्की गेम्स खेलने के लिए। इसके अलावा के शैडोज के पास इस कंप्यूटर के लिए और भी कई दिलचस्प मॉड्यूल हैं और इससे और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, जैसे कि एक पूर्ण गेमिंग समाधान या एक शक्तिशाली टैबलेट।